जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं आज आपके बीच फिर से हाजिर हूं एसएससी जीडी का पूरा मूल्यांकन करने के बाद, सारे सेटों को इवैल्यूएट करने के बाद, सारे सेट को देख करके, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है, हमने सारे पेपर को एनालाइज किया और देखिए क्या 5 पॉइंट लेकर आया हूं। पहले किसको होगा सबसे अधिक लाभ। अब आज मैं आपको शिफ्ट वाइज ये भी बता दूंगा कि आखिर सबसे ज़्यादा लाभ किस डेट के बच्चे को हो रहा है, उस डेट में किस शिफ्ट के बच्चे को हो रहा है। दूसरा, कौन हो सकता है घाटे में, आखिर कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसको कुछ घाटा हो सकता है, जो रॉ स्कोर से नीचे जा सकता है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाली है। कैसे बताएंगे सर कट ऑफ, क्या ऐसे ही बस जैसे लोगों ने बता दिया होगा? नहीं मेरे भाई, मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताऊंगा, फिर रीजन वाइज कट ऑफ बताऊंगा, मेल फीमेल की कट ऑफ बताऊंगा, साथ ही साथ आपको एसएसएफ की, कहाँ भी वहाँ आते हैं। अच्छा, कट ऑफ क्या रहने वाली, एसएसएफ की कट ऑफ कैसे बनती है? क्या एसएसएफ की कट ऑफ भी वैसे ही रीजन वाइज स्टेट वाइज बनती है सर? नहीं मेरे भाई, इस बात को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और कुल मिला जुला करके चारों प्रश्नों के बाद एक ऐसा प्रश्न जो मैं लाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा आपको इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर कदम पर सफलता नहीं मिलती है, लेकिन चलते रहने पर सफल आदमी होता ही है। तो लास्ट में अगर मार्क्स कम है तो आखिर क्या करें, ये बात मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ। जिन बच्चों का मार्क्स कम होगा वो क्या करेंगे? तो पहला जो आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, किसको होगा सबसे अधिक फ़ायदा, किसको होगा सबसे अधिक फ़ायदा? तो जब मैं इस बात पे आऊँगा किसको होगा सबसे अधिक फ़ायदा, तो देखिए जो डेट वाइज बात निकल के आई, मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर दिया था आपके सामने कि सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट रही 27 फरवरी 27 फरवरी का जो शिफ्ट थी, ये सबसे ज़्यादा, वो भी इसका जो प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर है। क्या है मेरे भाई? सबसे टफेस्ट पेपर है। अच्छा, क्या एक डेट पकड़ के सब लोग बैठ गए जितने यूट्यूबर्स हैं? पहली बात तो मैं यूट्यूबर्स नहीं हूँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका टीचर हूँ, शिद्दत से आपको पढ़ाता हूँ, सफल कराता हूँ, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा समझता हूँ। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे ज़्यादा इजी कौन सा पेपर रहा, तो जो 30 मार्च को री एग्ज़ाम वाला पेपर है, ये सबसे ज़्यादा ईजी क्या रहा भैया? सबसे ज़्यादा इजी पेपर आपका अगर किसी दिन का है तो 30 मार्च का है। सही है। अब बताइए कौन कौन से और डेट हैं जिसमें हम आपसे कह सकते हैं कि पेपर आपका टफ रहा। तो 27, अब मैं एक साइड लिखता हूँ, टफेस्ट। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको हटा ही देता हूँ। एक साइड में लिखता हूँ टफ शिफ्ट और दूसरी साइड में क्या लिखता हूँ, ईजी शिफ्ट। एक साइड टफ शिफ्ट और दूसरी साइड क्या लिखता हूँ मेरे भाई, ईजी शिफ्ट। तो 27 फरवरी का जो पेपर है, 27 फैब का पेपर सबसे टफ है। इसके बाद आपका 26 फैब का पेपर भी एवरेज जो आपका जो स्कोर है, ये भी आपका वही है, 98-97 नंबर का स्कोर आ रहा है। अच्छा, 26 के बाद आपका 23 का भी पेपर टफ है, इसमें भी आपका स्कोर वही है, लगभग 51-52 क्वेश्चन का एवरेज। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अभी तक हाईएस्ट मार्क्स मैंने किन किन बच्चों का, क्या हमारे यहाँ के बच्चे और ईमानदारी से जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए उन्होंने क्या हमको रिपोर्ट करी है। और 21 फैब का पेपर भी आपका टफ माना गया है। इसमें एक दो पेपर मैं अभी आपको और बताऊंगा। इसके अलावे इन 4 डेट के पेपर को मैं टफ या टफेस्ट की श्रेणी में रखूंगा। इसके अलावा, इस डेट के अलावा सारे पेपर को मैं, इसके अलावा सारे पेपर क्या है मेरे भाई, इजी वाले शिफ्ट कहे जाएंगे। तो कितने का डिफरेंस रहने वाला है इजी और टफ शिफ्ट का? तो जिन स्टूडेंट्स का, जिन बच्चों का पेपर इस डेट में पढ़ रहा है, इस डेट में पढ़ा है, उनको 12 से 15 नंबर, कितना भैया, 12 से 15 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। मतलब कुल मिला जुला करके इनको कितने का फ़ायदा होने वाला है,
15 मार्क्स तक का फ़ायदा आपको हो रहा है। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का, और लोगों की तुलना में इतना बड़ा फ़ायदा। तो मतलब अब इसका मतलब क्या होगा, कौन होगा सबसे फ़ायदे में? तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में वो लोग होंगे दोस्तों जिनका एग्ज़ाम इस डेट में पड़ा है। कौन होगा घाटे में? तो घाटे में कोई नहीं होगा, घाटे में कोई नहीं होगा। मार्क्स तो सबका नॉर्मल, हाँ जाहिर सी बात है। अब 30 मार्क्स के वाला बच्चा का उसका मार्क्स कुछ ना कुछ जरूर रॉ स्कोर से कम जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदे वाला जो डेट है वो ये डेट है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला सवाल क्या था, कौन हो सकता है घाटे में? मैं कभी नहीं चाहूँगा कोई घाटे में हो, लेकिन इजी पेपर अगर आपको मिला है तो घाटा नहीं है। जिसको टफ मिल गया आखिर उसका पाप ही क्या था, उसका दोष क्या था? आपने कर दिया। अब जैसे देखिए इजी और टफ में कितने का फ़र्क है। जो टफ शिफ्ट है इसमें 45 से मतलब लगभग 45 से कितना हो गया, 48 क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, 45 से 48 प्रश्न करने वाले बच्चे हैं। और यहाँ जो इजी शिफ्ट है इसमें लगभग आपका 110-12 मतलब कि 155, अब 55 से कर लीजिए, 58 से 60 क्वेश्चन, 58 से 60 क्वेश्चन प्रश्न ये करने वाले बच्चे हैं। तो इनका दोष क्या था? इनका दोष यही था कि पेपर इनको टफ मिला था। क्या मिला था मेरे भाई? पेपर इनको टफ मिला था। तो मैं अगर अगली बात करूं, अगले पेज पर चलूं और आपको ये समझाऊं कि अगली बात क्या है, एसएसएफ की कट ऑफ कैसे बनती है। तो मेरे भाई एसएसएफ की कट ऑफ ऑल इंडिया लेवल पे बनती है। कैसे बनती है? ऑल इंडिया लेवल पर मेल और फीमेल की केवल कट ऑफ आती है, मतलब मेल और फीमेल की ऑल इंडिया लेवल पे सारे कैटेगरी वाइज, लेकिन ये स्टेट वाइज और रीजन वाइज नहीं बनती है। एसएसएफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? तो सबसे पहले मैं एसएसएफ डिस्कस कर दूं तो एसएसएफ में जनरल का जो बंदा है, अगर आज वो 135 नंबर से ज़्यादा है, 135 नंबर से ज़्यादा का मतलब 62 से 64 प्रश्न अगर काट पीट के उसका सही आ रहा है तो मान के चलिए मेरे भाई कि उसका काम बन जाएगा। ऐसे अगर मैं EWS की बात करूंगा तो 100 मान जैसे 135 नंबर ये है तो आपको कितना ले चलना है उसको, 130, 128 इसी हिसाब से रहेगा। ओबीसी की मेरिट लगभग इर्द गिर्द यही रहेगी। फीमेल कैंडिडेट को 3 से 5 नंबर माइनस कर देना, बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कट ऑफ। अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कि आखिरकार सर इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए कट ऑफ को मैंने कई रीजन में बांटा है। जैसे इनमें कौन कौन से स्टेट एक साथ रखूँगा, जैसे आपका यूपी हो जाएगा सबसे ऊपर, यूपी के बाद आपका बिहार आ जाएगा, बिहार के बाद आपका राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के बाद आपका एमपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एमपी आ जाएगा। यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी। इसके बाद आपका दिल्ली भी इसी में आ जाएगा। कौन सा स्टेट? दिल्ली भी इसी में आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका उत्तराखंड भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? यूकेटी होता है ना उत्तराखंड, यूकेटी होता है ना उत्तराखंड, यूकेटी मतलब उत्तराखंड भी आ जाएगा। ये आपके ये स्टेट ऐसे यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा को भी मत छोड़ना भैया, हरियाणा भी आपका इसी में आएगा। इसकी कट ऑफ को अगर मैं देखूं कौन कौन सा स्टेट है, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, तो इसको बांट लीजिए आप, इसको बांट लीजिए किसमें। जैसे आपका जनरल कैंडिडेट क्या है, जनरल कैंडिडेट, अब तो EWS आ गया, तो EWS, इसके बाद क्या है आपका OBC कैंडिडेट है, साथ ही साथ आपका क्या है भैया SC है और ST है, और क्या है ST है। जनरल में आपका मेल और फीमेल दोनों है। क्या है? मेल और फीमेल दोनों है। जनरल में आपका क्या आ गया भैया? मेल फीमेल दोनों आ गया, मेल और फीमेल। ऐसे ही EWS में आपका हो गया मेल और फीमेल। ऐसे आपका BC में हो गया मेल और फीमेल, SC में आपका मेल और फीमेल, ST में भी आपका क्या हो गया? मेल और फीमेल हो गया। ये हम आपका एक चार्ट बना दे रहे हैं जहाँ पर
आप, अच्छा ये तो खींचा जा चुका है, जहाँ पर आप बहुत आसानी से अब इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आखिरकार किस हिसाब से हमें इसकी मेरिट को डिसाइड करना है। तो ये सारे स्टेट की मेरिट नियर अबाउट है, सारे स्टेट की मेरिट क्या है मेरे भाई, नियर अबाउट मेरिट है। तो अगर इन स्टेट में से कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं तो यूपी की बात अगर मैं कर दूं, कहाँ की बात कर दूं, यूपी की बात कर दूं, तो लगभग 60 प्लस प्रश्न की बात कर रहा हूं। क्या भैया, 60 प्लस प्रश्न। देखो जनरल में आपको 60 प्लस क्वेश्चन पे चलना है, ईडब्ल्यूएस में 55 प्लस क्वेश्चन आपका होना चाहिए, 55 प्लस क्वेश्चन, ओबीसी में 60 प्लस क्वेश्चन, एससी में 52 प्लस क्वेश्चन और एसटी में 50 प्लस प्रश्न करना है। कितना, 50 प्लस प्रश्न आपको करके आना है तो आपका काम बन जाएगा। अब सुनिए, ये मैंने जनरल रीजन की बात करी है। और एक चीज, 60 क्वेश्चन का मतलब 120 मार्क्स हो रहा है। ये 120 मार्क्स आपका फाइनल मार्क्स है, फाइनल मार्क्स है, मतलब कि ये विद नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के साथ है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 15 नंबर मतलब 7 सवाल कम कर लीजिए। अभी अगर 7 सवाल कम है आपका तो आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सही है। तो ये आपका स्टेट वाइज मैंने बता दिया। और एक चीज़ सुनिए, अब जैसे इन स्टेट में अगर आप बॉर्डर में हैं, बॉर्डर एरिया में है सर, तब क्या होगा, तो बॉर्डर एरिया में है तो 5 सवाल कम कर दो। अच्छा सर नक्सल में है तो 6, 7, 8 सवाल कम कर दो। मतलब कुल मिला के मेरिट आपकी ये इन स्टेट की कौन कौन सी, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा, इसकी मेरिट यही रहनी है दोस्तों। यहाँ तक अगर आप लमसम पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जम करके फिजिकल आप तैयार कर लो, शुरू कर दो। अच्छा अब चलते हैं भैया, बाकी स्टेट कौन कौन से हैं। जैसे आपका वेस्ट बंगाल है, कौन सा है भैया, वेस्ट बंगाल है। साथ ही साथ आपका गुजरात है, गुजरात के बाद सर कौन सा है, पंजाब है, कौन सा है, पंजाब है। पंजाब के बाद आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। साथ ही साथ आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ साथ आपका उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आपका झारखंड भी है। कौन सा है भैया, झारखंड। ये स्टेट आपके आ जा रहे हैं। और साथ साथ इसमें जोड़ लीजिए आप हिमाचल प्रदेश को। किसको जोड़ लीजिए, हिमाचल प्रदेश को जोड़ लीजिए। बहुत क्वेश्चन आया था मेरे पास इनमें कि भैया अगर हमारा सर इस स्टेट में आएगा तो क्या हमारा हम इस स्टेट में है तो हमारी मेरिट क्या होगी। तो इसमें आप कर लो जनरल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ईडब्ल्यूएस, फिर क्या हो जाएगा आपका ओबीसी, फिर क्या हो जाएगा आपका एससी और फिर क्या हो जाएगा आपका एसटी। तो इसमें जो हमारी टीम और हमने मिल करके कैलकुलेट किया है वो लगभग आपका जनरल को कुल मिला जुला करके मतलब कि 48 से 50 प्रश्न, मतलब 48 ये प्रश्न मैं बता रहा हूँ, 48 प्रश्न काट पीट के अगर सही आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का फर्क इसमें आएगा। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए कि आप आ रहे हैं किसमें, ईडब्ल्यूएस में, 45 का मतलब 46 प्लस है आपका, ये 48 ही ले लीजिए। ये आपका आ रहा है 42 प्लस 84, बल्कि आप इसको कर लीजिए 44 प्लस 43 प्लस और ये आपका 40 प्लस है। इन स्टेट का ये प्रश्न मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है। इतने प्रश्न पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं भैया, अब हम आते हैं कौन कौन से आपका स्टेट बचा है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। साथ ही साथ आपका क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका केरल है, कर्नाटक केरल। और इसमें अगर आप आ रहे हैं, इन स्टेट में अगर आप आ रहे हैं तो आपका जो आपका नंबर होना चाहिए वो लगभग 36 से मतलब 35 प्लस प्रश्न में अगर आप यहाँ आ जा रहे हैं। कितना, 35 प्लस प्रश्न अगर आपका हो रहा है तो आप अपने एकदम से एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बचे स्टेट कौन कौन से, जैसे आपका असम हो गया, असम के बाद कौन सा है, असम से बहुत आया था भैया, असम हो गया आपका, मेघालय हो गया,
असम मेघालय के बाद आपका अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका कौन सा है, सिक्किम है, सिक्किम, और मैं इसी में मणिपुर को ले लूँ, मणिपुर। तो अगर आप इन स्टेट में आ रहे हैं तो आपका 30 से ज़्यादा सवाल अगर सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया, हमने सबसे पहले बताया नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या था कि किस डेट के लोगों को फ़ायदा होने वाला है, एसएसएफ की मेरिट कैसे बनती है, फिर हमने आपको स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास किया। आंसर की रिवाइज आंसर की भी आने दीजिए इसके बाद, जैसे रिवाइज आंसर की इन द सेंस की इस पर मेरी टीम और भी काम कर रही है ज़बरदस्त तरीके से। फिलहाल जो हमने आपको बता दिया, इससे और एक बात बता दूं, एग्ज़ाम के पहले ही हमने इसका एक संभावित कट ऑफ आज के 2 महीने पहले बता दिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को भी एक बार देख करके मैच करा सकते हैं दोनों क्लास को। और मैंने मतलब कि फॉर गॉड सेक कि मैंने अभी उसको फिर से एनालाइज ही नहीं किया मैंने क्या बताया था, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक मतलब 2 बार एक ही बात करता हूँ, 2 अलग अलग बार 2 अलग अलग बात नहीं करता हूँ। जो भी सूचना लेकर आऊँगा, जो भी जानकारी लेकर आऊँगा, वो सबसे ऑथेंटिक होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट होगी, उसमें कहीं भी कोई लूप होल नहीं हो सकता। तो आप जुड़िए हमसे। हाँ, एक प्रश्न और रह गया, एक प्रश्न हमारा और रह गया भैया। अगला प्रश्न क्या था, अगर मार्क्स कम हैं तो क्या करें, अगर मार्क्स कम हैं तो क्या करें। बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बात समझिए, बहुत बड़ा चांस है। और एक चीज़ और जान लीजिए आप कि अब ऐसा कतई नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम में बैठें। बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो एकदम से सेलेक्ट होते होते बचे हैं। रीजन ऐसा ऐसा है जिसको सोच करके आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। तो अगर आपका पेपर किसी कारणवश ख़राब हुआ है, चाहे आपने अच्छे से कोचिंग नहीं करी, तैयारी नहीं हो पाई, पेपर के दिन आप अच्छा नहीं कर पाए, मूड अच्छा नहीं था, सेंटर जाने में झल्ला गए, सेंटर पे कायदे से सिस्टम नहीं काम किया, तो किसी भी बात से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तुरंत क्या करना है, कमर कसना है और आगे चल देना है और कहना है कि आई वॉज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ, तो एक युद्ध और, अंतिम और निर्णायक। सही है, अंतिम और निर्णायक। और एक बात और बता दूं, अगर इस बार रोल नंबर छप के जिनका भगवान न करे जिनका नहीं आ रहा है, उनको सिर्फ एक बात बोलना है कि ये माना कि तेरी नज़र के काबिल नहीं, ये माना कि तेरी नज़र के काबिल नहीं, मगर ज़रा उनसे भी पूछ जिन्हें हासिल नहीं। जय हिंद दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरीके से लगातार इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, अगर बात समझ में आए तो लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।